तो दोस्तों आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 के लिए 500 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न हैं और बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो आपको याद रखना है यह हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, तो 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला सवाल है कि 1928 में गठित नेहरू समिति के अध्यक्ष थे। तो कौन थे, वह थे मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू है जो 1928 में गठित नेहरू समिति के अध्यक्ष थे। अगला सवाल है कि तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे। तो कौन थे, वह थे देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर वह व्यक्ति थे जो तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे। अगला सवाल है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध लगवाने में महत्वपूर्ण योगदान था। तो किसका था, वह योगदान था राजा राम मोहन राय का। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय का सती प्रथा पर प्रतिबंध लगवाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था। किसका, राजा राम मोहन राय का। अगला सवाल है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्ववर्ती संस्था की स्थापना की तो किसने की थी, यह की थी सर सैयद अहमद खां। ठीक है, सर सैयद अहमद खां ने क्या किया था, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्ववर्ती संस्था की स्थापना की थी। किसने, सर सैयद अहमद खां ने। अगला सवाल है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो आपको याद रखना है यह जन्म हुआ था गुजरात में। ठीक है, तो गुजरात में किनका जन्म हुआ था, तो आपको याद रखना है गुजरात में जन्म हुआ था स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था। कहाँ पर, गुजरात में। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण के लेखक थे। तो कौन थे, वह थे दीनबंधु मित्र। ठीक है, दीनबंधु मित्र हैं जो प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण के लेखक थे। कौन, दीनबंधु मित्र। अगला सवाल है कि प्रथम गवर्नर जनरल था। तो कौन था, वह था वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स है जो प्रथम गवर्नर जनरल था। कौन, वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला सवाल है कि संपूर्ण ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो आपको याद रखना है वह था लॉर्ड विलियम बेटिंग। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेटिंग है जो संपूर्ण ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कौन, लॉर्ड विलियम बेटिंग। अगला सवाल है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्न देशी रियासतों को ब्रिटिश शासन में मिलाया गया। तो किन को मिलाया गया, उनको कालक्रमानुसार बताना है। ठीक है, उक्त का ब्रिटिश द्वारा इनके समासमेलन का सही कालक्रमानुसार बताना है। तो कालक्रम बताना है, तो कालक्रम होगा आपके सबसे पहले किया था सितारा को। ठीक है, सतारा को अपने शासन में मिलाया था और फिर मिलाया था संबलपुर को, फिर झांसी को। ठीक है, तो इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है कि बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी। तो आपको याद रखना है यह की थी क्लाइव ने। ठीक है, तो क्लाइव ने क्या किया, बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की थी। किसने, क्लाइव ने। अगला सवाल है कि भारत में पश्चिम शिक्षा पद्धति का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, यह कहते हैं वुड्स डिस्पैच 1854। ठीक है, वुड्स डिस्पैच को कहा जाता है क्या, पश्चिमी शिक्षा पद्धति का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसे, वुड्स डिस्पैच 1854 को कहते हैं। अगला सवाल है कि कलकत्ता में 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो यह की गई थी राजा राम मोहन राय द्वारा। ठीक है, राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। किनके द्वारा की गई थी, तो आपको याद रखना है यह की गई थी राजा राम मोहन राय द्वारा। और कहाँ पर की गई थी, तो कलकत्ता में। और कब की गई थी पूछे, तो आपको याद रखना है 1817 में की गई थी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं युग्म बताना है, तो वह है विलियम जॉन्स हिंदू कॉलेज। ठीक है, विलियम जॉन्स हिंदू कॉलेज यह युग्म है जो एकदम गलत युग्म है, इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है कि 1757 में बंगाल का नवाब था। तो कौन था, वह था सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला हैं जो 1757 में बंगाल का नवाब था। अगला सवाल है कि भारत में डाक टिकट पहली बार किस गवर्नर जनरल ने जारी किए। तो आपको याद रखना है यह किए थे डलहौजी ने। ठीक है, तो डलहौजी ने क्या किया, भारत में डाक टिकट पहली बार है जो जारी किए थे। किसने जारी किए थे, तो आपको याद रखना है यह किए थे डलहौजी ने।
अगला सवाल है कि वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? तो आपको याद रखना है वास्को डी गामा पहुंचा था 1498 को। ठीक है, तो 1498 को कौन पहुंचा था भारत? वास्को डी गामा पहुंचा था। इसको जूम आउट कर देते हैं। हाँ, अगला सवाल है कि सुमेलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। ठीक है, तो रामोसी विद्रोह हुआ था किनके द्वारा? तो आपको याद रखना है वो हुआ था चतुर सिंह द्वारा। ठीक है, और अहम विद्रोह हुआ था किनके द्वारा? गदाधर सिंह द्वारा। बहावी आंदोलन हुआ था किनके द्वारा? तो यह हुआ था सैयद अहमद मौलवी के द्वारा। और कूका विद्रोह हुआ था, वह हुआ था किनके द्वारा? राम सिंह द्वारा। ठीक है, तो आपको याद रखना है। इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है जो राइट आंसर हो जाएगा। वापस से एक बार देख लो कि रामोसी विद्रोह है जो हुआ था किनके द्वारा हुआ था? तो रामोसी विद्रोह हुआ था चतुर सिंह द्वारा। अहम विद्रोह था, यह हुआ था गदाधर सिंह द्वारा। और बहावी आंदोलन था जो हुआ था सैयद अहमद मौलवी द्वारा। और कूका विद्रोह है जो हुआ था राम सिंह द्वारा। अगला सवाल है कि सती प्रथा को समाप्त करने हेतु कानून बनाया गया था। तो यह बनाया गया था लॉर्ड विलियम बेटिंग द्वारा। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेटिंग द्वारा बनाया गया था कानून। क्या? सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाया गया था किनके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेटिंग द्वारा। अगला सवाल है कि भारत में अंग्रेजी माध्यम की पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली के संस्थापक थे। तो कौन थे? वह थे मैकाले। ठीक है, मैकाले वह व्यक्ति थे जो भारत में अंग्रेजी माध्यम की पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली के संस्थापक थे। कौन थे? मैकाले। अगला सवाल है कि पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने वाला गवर्नर जनरल था। तो कौन था? वह था लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी था जो पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने वाला गवर्नर जनरल था। कौन? लॉर्ड डलहौजी। अगला सवाल है कि भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक किसे माना जाता है? तो आपको याद रखना है यह माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक माना जाता है। किसे? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अगला सवाल है कि आर्य समाज ने किसे प्रोत्साहन दिया है? तो आपको याद रखना है आर्य समाज ने प्रोत्साहन दिया है उक्त सभी को। ठीक है, स्त्री शिक्षा, धर्मांतरण, मूर्ति पूजा विरोध, ये तीनों का प्रोत्साहन किया है किसने? आर्य समाज ने किया है। ठीक है, इसलिए आपका सही जवाब होगा उक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो आपको याद रखना है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, राजा राम मोहन राय वह व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला सवाल है कि आर्य समाज के संस्थापक थे। इसको जूम कर देते हैं वापस से। ठीक है, तो अगला सवाल है कि आर्य समाज के संस्थापक थे तो कौन थे? वह थे दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती है जो आर्य समाज के संस्थापक थे। अगला सवाल है कि वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था? तो आपको याद रखना है यह नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, तो दयानंद सरस्वती ने कौन सा नारा दिया? अगर एग्जाम पूछे तो आपको याद रखना है इन्होंने नारा दिया था वेदों की और लोटो। किन्होंने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ में संकलित हैं? तो आपको याद रखना है यह संकलित है बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ में संकलित है। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी का एक ग्रंथ है आनंद मठ, उसमें संकलित है क्या? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम संकलित है। अगला सवाल है कि किसने भारतीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? तो आपको याद रखना है यह लगाया था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था? बाल गंगाधर तिलक वह व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। किस पर लगाया था? तो आपको याद रखना है यह लगाया था भारतीय कांग्रेस पर। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन 1946 का सदस्य नहीं था? तो आपको याद रखना है वह था लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन वह व्यक्ति था जो कैबिनेट मिशन 1946 का सदस्य नहीं था। बाकी पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स एवं एवी अलेक्जेंडर ये तीनों थे जो कैबिनेट मिशन 1946 के सदस्य थे, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन हैं जो कैबिनेट मिशन 1946 का सदस्य नहीं था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए विभिन्न क्रमों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो काल क्रमानुसार बताना है, व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो इसमें है
पहले हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। कि पहले क्या हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बाद में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन, फिर हुआ था गांधी इरविन पैक्ट, और लास्ट में क्या हुआ था, पूना पैक्ट, ठीक है। इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 है जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वापस से देख लो कि सबसे पहले क्या हुआ था, तो सबसे पहले हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद में हुआ था कौन सा, गांधी इरविन पैक्ट, और गांधी इरविन पैक्ट के बाद हुआ था, क्या हुआ था, सॉरी गांधी इरविन नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद हुआ था गांधी इरविन पैक्ट, और लास्ट में क्या हुआ था, पूना पैक्ट। इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत के विभाजन के लिए 3 जून 1947 को योजना को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, इस योजना को कहते हैं माउंटबेटन योजना, ठीक है। माउंटबेटन योजना किसे कहते हैं, अगर एग्जाम पूछे तो आपको याद रखना है, भारत के विभाजन के लिए 3 जून 1947 को की गई योजना माउंटबेटन योजना कहलाती है। अगला सवाल है कि हंटर कमीशन ने किसके विकास पर विशेष जोर दिया था, तो आपको याद रखना है, यह दिया था प्राथमिक शिक्षा पर, ठीक है। तो प्राथमिक शिक्षा पर किसने जोर दिया था, तो हंटर कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा के विकास पर विशेष जोर दिया था, किसने, हंटर कमीशन ने। इसको जूम आउट कर देते वापस से, ठीक है। अगला सवाल है कि सुमेलित कीजिए, तो सुमेलित करना है समाचार पत्र और उनके संपादक को सुमेलित करना है। तो पहला है हिंदू समाचार पत्र, तो हिंदू समाचार पत्र के संपादक थे कौन, यह थे जी सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है। जी सुब्रमण्यम अय्यर है जो हिंदू समाचार पत्र के संस्थापक थे, ठीक है। और दूसरा है न्यू इंडिया, ठीक है। तो न्यू इंडिया के संस्थापक थे कौन, यह थे श्रीमती एनी बेसेंट, ठीक है। श्रीमती एनी बेसेंट है जो न्यू इंडिया के संस्थापक या संपादक थे, सॉरी। अगला सवाल है कि मराठा, ठीक है, मराठा समाचार पत्र के संपादक कौन थे, तो वह थे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक है जो मराठा समाचार पत्र के संपादक थे। और लास्ट है प्रताप समाचार पत्र, और प्रताप समाचार पत्र के संपादक थे श्री गणेश शंकर विद्यार्थी है जो प्रताप समाचार पत्र के संपादक थे। इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम ज्ञात कीजिए, तो सही क्रम ज्ञात करना है, तो सही क्रम होगा आपका, पहले हुआ था रोलैक्ट एक्ट, ठीक है। रोलैक्ट एक्ट के बाद हुआ था जलियांवाला बाग नरसंहार, और जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद हुआ था 1919 का कांग्रेस अमृत अधिवेशन, और लास्ट में हुआ था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। वापस से देख लो कि सबसे पहले क्या हुआ था, तो सबसे पहले हुआ था क्या, रोलैक्ट एक्ट, ठीक है। रोलैक्ट एक्ट प्रारंभ हुआ था, फिर हुआ था जलियांवाला बाग नरसंहार, फिर हुआ था 1919 का कांग्रेस अमृतसर अधिवेशन, और लास्ट में क्या हुआ था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और ये आपका ऑप्शन नंबर 1 है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि वह नेता जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, तो वह नेता कौन थे, वह थे जी.के. गोखले, ठीक है। जी.के. गोखले हैं जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगर एग्जाम पूछे कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो आपको याद रखना है वह थे जी.के. गोखले। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी ने दांडी अभियान आरंभ किया था, तो आपको याद रखना है यह किया था नमक कानून भंग करने के लिए, ठीक है। तो नमक कानून भंग करने के लिए महात्मा गांधी ने दांडी अभियान है जो आरंभ किया था। अगला सवाल है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक थे, तो कौन थे, इसके लेखक थे मोहम्मद इकबाल, ठीक है। मोहम्मद इकबाल वह व्यक्ति थे जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक थे, कौन, मोहम्मद इकबाल। इसको जूम कर देते हैं वापस से। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र कहा था, तो यह कहा था राजा राम मोहन राय को, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय को क्या कहा था, राजा राम मोहन राय को अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र कहा था। अगर एग्जाम पूछे कि आधुनिक नक्षत्र किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है यह कहते हैं राजा राम मोहन राय को कहते हैं। अगला सवाल है कि प्रांतीय द्वैध शासन प्रतिफल था, तो यह था किसका प्रतिफल, तो आपको याद रखना है यह था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का प्रतिफल था, क्या, प्रांतीय द्वैध शासन। अगला सवाल है कि पॉवर्टी एंड
अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक थे। तो कौन थे? वह थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी की अगर पुस्तक के बारे में बात करें तो उनकी पुस्तक थी कौन सी? पॉलिटी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यह किसकी पुस्तक थी? तो आपको याद रखना है, यह पुस्तक थी दादा भाई नौरोजी की। अगला सवाल है कि 1905 के विभाजन के पश्चात बंगाल पुनः कब एक हुआ? तो आपको याद रखना है, यह हुआ था 1911 में। ठीक है, 1911 में बंगाल है जो पुनः एक हो गया था। कब? 1911 में। अगला सवाल है कि अंग्रेजी सरकार द्वारा काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी पर चढ़ाया गया था। तो किसे चढ़ाया गया था? तो यह चढ़ाया गया था राम प्रसाद बिस्मिल को। ठीक है, तो राम प्रसाद बिस्मिल वह व्यक्ति था जिसे अंग्रेजी सरकार द्वारा काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी पर चढ़ाया गया था। किसे? राम प्रसाद बिस्मिल को। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी वह व्यक्ति थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। अगला सवाल है, इसको जूम कर देते हैं, जूम आउट कर देते हैं। अगला सवाल है कि सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है, आंदोलन और वर्ष है। ठीक है, तो इसको सुमेलित करना है। तो इसमें पहला है होम रूल आंदोलन। तो होम रूल आंदोलन कब हुआ था? तो यह आंदोलन हुआ था 1916 को। ठीक है, तो 1916 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो अगर आपको पूछे परीक्षा में तो आपको याद रखना है, होम रूल आंदोलन हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 को। ठीक है, तो 1942 कौन सा आंदोलन हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन है यह हुआ था 1930 को। ठीक है, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया था। और लास्ट है आपका असहयोग आंदोलन, और असहयोग आंदोलन है जो हुआ था 1920 को। ठीक है, तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। वापस से देख लो कि होम रूल आंदोलन कब हुआ था? तो होम रूल आंदोलन हुआ था 1916 को। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था आपके 1942 को। और सविनय अवज्ञा आंदोलन है जो हुआ था 1930 को। और असहयोग आंदोलन है यह हुआ था 1920 को। अगला सवाल है कि इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक थे। तो आपको याद रखना है, वह थे वी.डी. सावरकर। ठीक है, वी.डी. सावरकर वह व्यक्ति थे जो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक थे। कौन? वी.डी. सावरकर। अगला सवाल है कि कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। तो आपको याद रखना है, यह भेजा गया था सत्ता हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था करने हेतु। ठीक है, सत्ता हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने हेतु क्या भेजा गया था? अगर परीक्षा में पूछे तो आपको याद रखना है, यह भेजा गया था कैबिनेट मिशन भेजा गया था। अगला सवाल है, इसको जूम कर देते वापस से। अगला सवाल है कि सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारत से गुप्त रूप में भाग निकले? तो आपको याद रखना है, यह निकले थे 1941 को। ठीक है, 1941 को सुभाष चंद्र बोस है जो भारत से गुप्त रूप से भाग निकले थे। कब? 1941 को। अगला सवाल है कि कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। तो किसने की थी? यह की थी लॉर्ड वेलेजली ने। ठीक है, तो लॉर्ड वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। किसने? लॉर्ड वेलेजली ने। अगला सवाल है कि गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा किसके अनुरोध पर की थी? तो आपको याद रखना है, यह की थी राजकुमार शुक्ला के। ठीक है, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर की थी। क्या की थी? गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी। किसके अनुरोध पर? तो आपको याद रखना है, यह की थी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर की थी यात्रा। ठीक है, अगला सवाल है कि भगत सिंह किस संगठन के सदस्य थे? तो भगत सिंह थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य थे। कौन? भगत सिंह। अगला सवाल है कि लाला लाजपत राय संबंधित थे। तो आपको याद रखना है, लाला लाजपत राय संबंधित थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से और आर्य समाज से। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 व 2 दोनों। ठीक है, भारतीय जो लाला लाजपत राय थे वह संबंधित थे किससे? अगर पूछे एग्जाम में तो आपको याद रखना है, यह थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से और आर्य समाज से। ठीक है, अगला सवाल है कि गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया गया था। तो आपको याद रखना है,
यह किया गया था 1930 में। ठीक है, तो 1930 में क्या किया गया था, अगर पूछे एग्जाम में तो आपको याद रखना है 1930 में किया गया था गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया गया था। कब? 1930 में। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था, तो आपको याद रखना है यह किया था बम्बई में। ठीक है, तो बम्बई में क्या किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव है जो पारित किया था। कहाँ पर किया था, तो आपको याद रखना है बम्बई में किया था। अगला सवाल है कि बंगाल विभाजन के विरोध में छेड़ा गया आंदोलन था, तो कौन सा आंदोलन था, वह था स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन है जो बंगाल विभाजन के विरोध में छेड़ा गया था। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन। अगला सवाल है कि चलो दिल्ली का नारा संबंधित है, तो किससे संबंधित है, और यह नारा संबंधित है आज़ाद हिंद फौज से। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नारे कौन सा था, वह था चलो दिल्ली। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए एक सुनियोजित संग्राम की संज्ञा दी, तो आपको याद रखना है यह दी थी वी.डी. सावरकर ने। ठीक है, तो वी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए एक सुनियोजित संग्राम की संज्ञा दी थी। किसने? वी.डी. सावरकर ने दी थी। अगला सवाल है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो वह थे वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल वह व्यक्ति थे जो स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। कौन? वल्लभ भाई पटेल। अगला सवाल है कि जब मैं भारत आया हूँ मेरी नीति कांग्रेस को नपुंसक बनाना रही है, और यह कथन किसका है, तो आपको याद रखना है यह कथन है लॉर्ड कर्जन का। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन के कथन के बारे में बताओ, अगर एग्जाम पूछे तो आपको याद रखना है कि लॉर्ड कर्जन का कथन था कि जब मैं भारत आया हूँ मेरी नीति कांग्रेस को नपुंसक बनाना रही है। यह किसका कथन था, तो लॉर्ड कर्जन का कथन था। अगला सवाल है कि असहयोग आंदोलन को 1922 में गांधी जी द्वारा वापस लिए जाने का कारण था, तो क्या कारण था, तो उसका कारण था चोरी चौरा हत्याकांड। ठीक है, चोरी चौरा हत्याकांड है जो असहयोग आंदोलन को 1922 में गांधी जी द्वारा वापस लिए जाने का कारण था। क्या कारण था? चोरी चौरा हत्याकांड। अगला सवाल है कि इल्बर्ट और वायसराय रिपन के समर्थक में किसने आंदोलन चलाया था, तो आपको याद रखना है यह चलाया था भारतीयों ने। ठीक है, तो भारतीयों ने क्या चलाया था, इल्बर्ट और वायसराय रिपन के समर्थक में आंदोलन चलाया था। किसने? भारतीयों ने चलाया था। अगला सवाल है कि मेरठ षड्यंत्र केस में किसने भारतीय नेताओं की पैरवी की थी, तो यह की थी उपयुक्त सभी ने, जवाहरलाल नेहरू, MC छागला, NC अंसारी, तीनों ने मेरठ षड्यंत्र केस में भारतीय नेताओं की पैरवी की थी इन तीनों ने, इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वापस इसे जूम आउट कर देते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल है कि 1857 के विद्रोह के केंद्र एवं उनके नेताओं को सम्मिलित कीजिए, तो उनके नेताओं को सम्मिलित करना है, तो इसमें सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। ठीक है, तो आपका पहला है कि बेगम हजरत महल। ठीक है, तो बेगम हजरत महल हैं जो किस विद्रोह में शामिल थे, तो यह थे लखनऊ विद्रोह में। ठीक है, कुंवर सिंह, ठीक है, तो कुंवर सिंह थे आरा विद्रोह में, और रानी लक्ष्मीबाई थी जो झांसी विद्रोह में शामिल थी, और रानी गिडियालू थी वह नागालैंड विद्रोह के केंद्र में शामिल थी। ठीक है, तो वापस से इनके केंद्र देख लेते हैं कि बेगम हजरत महल हैं, उनका केंद्र कौन सा था विद्रोह का, तो आपको याद रखना है उनका केंद्र था लखनऊ। ठीक है, कुंवर सिंह का विद्रोह केंद्र कौन सा था, तो वह था आरा, और रानी लक्ष्मीबाई का विद्रोह केंद्र कौन सा था, तो आपको याद रखना है वह था झांसी, और रानी गिडियालू का विद्रोह केंद्र कौन सा था, अगर पूछे एग्जाम में तो आपको याद रखना है नागालैंड इसका विद्रोह केंद्र था, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। वापस इसे जूम कर देते हैं। अगला सवाल है कि गदर पार्टी के संस्थापक थे, तो गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो आपको याद रखना है वह थे लाला हरदयाल। ठीक है, लाला हरदयाल है जो गदर पार्टी के संस्थापक थे। अगला सवाल है कि फराजी आंदोलन का कारण था, तो फराजी आंदोलन का कारण क्या था, मुस्लिम काश्तकारों का पुलिस द्वारा दमन। ठीक है, मुस्लिम काश्तकारों का पुलिस द्वारा दमन जो फराजी आंदोलन का कारण था। अगला सवाल है
कि यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं ईश्वर के रूप में उन्हें कदापि सहन नहीं करूंगा। यह किसने कहा था? तो यह कथन कहा था लोकमान्य तिलक ने। ठीक है, लोकमान्य तिलक ने क्या कहा था? यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं ईश्वर के रूप में उन्हें कदापि सहन नहीं करूंगा। और यह कथन कहा था किसने? लोकमान्य तिलक ने कहा था। अगला सवाल है कि जन गण मन राष्ट्रगान किसके द्वारा रचित हैं? तो आपको याद रखना है यह रचित है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताइए, राष्ट्रगान का नाम बताइए। तो वह है जन गण मन। अगला सवाल है कि सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। ठीक है, तो इसमें क्या सम्मिलित है कि धन का निष्कासन सिद्धांत। ठीक है, तो धन का निष्कासन सिद्धांत है, यह दिया था किसने? दादा भाई नौरोजी ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो आपको याद रखना है यह कहा था बीजी तिलक ने। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और पृथक सांप्रदायिक मतदाता मंडल, ठीक है, पृथक सांप्रदायिक मतदाता मंडल है, किसका था? तो आपको याद रखना है यह था M.A. जिन्ना का। और विधानसभा में प्रवेश किसने किया था? तो आपको याद रखना है विधानसभा में प्रवेश किया था C.R. दास ने। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको याद रखना है इसका नेतृत्व किया था मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, तो मदन मोहन मालवीय ने क्या किया था? भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन का नेतृत्व किया था। किसने? मदन मोहन मालवीय ने किया था। अगला सवाल है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत मोहम्मद इकबाल की किस कृति में है? तो आपको याद रखना है वह कृति है बांगे दर्रा। ठीक है, बांगे दर्रा वह कृति है जिसमें सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत है जो है किसमें है, किस कृति में है? तो आपको याद रखना है वह कृति है बांगे दर्रा। और बांगे दर्रा कृति किसकी है? मोहम्मद इकबाल की। अगला सवाल है कि प्रथम अंतरिम सरकार 24 अगस्त 1946 को घोषित की गई थी, निम्नलिखित में से कौन उसमें सम्मिलित नहीं था? तो वह था A.B. अलेक्जेंडर। ठीक है, A.B. अलेक्जेंडर वह व्यक्ति था जो प्रथम अंतरिम सरकार 24 अगस्त 1946 को घोषित की गई थी और निम्नलिखित में से उसमें शामिल नहीं था। कौन? A.B. अलेक्जेंडर। अगला सवाल है कि 1932 के पूना समझौते का प्रमुख बिंदु या मुख्य बिंदु था? तो मुख्य बिंदु था सांप्रदायिक पंचाट। ठीक है, सांप्रदायिक पंचाट है जो 1932 के पूना समझौते का महत्वपूर्ण बिंदु या मुख्य बिंदु था। अगला सवाल है कि नीचे दिए गए षड्यंत्र मुकदमों को क्रमबद्ध करें। तो क्रमबद्ध करना है तो इसमें आपका पहला है अलीपुर षड्यंत्र केस। ठीक है, अलीपुर षड्यंत्र केस है जो सबसे पहले हुआ था। ठीक है, बाद में हुआ था कौन सा? तो बाद में हुआ था दिल्ली षड्यंत्र केस, फिर हुआ था काकोरी षड्यंत्र केस और लास्ट में कौन सा हुआ था? लास्ट में हुआ था लाहौर षड्यंत्र केस। ये क्रमबद्ध हो गया, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना है यह जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता है? अगर एग्जाम पूछे तो आपको याद रखना है दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया है जो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वराज्य पार्टी से जुड़ा था? तो आपको याद रखना है वह जुड़ा था उपयुक्त सभी C.R. दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल पटेल, ये तीनों थे जो स्वराज पार्टी से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी द्वारा किस तिथि को पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में चुना गया था? तो आपको याद रखना है यह चुना गया था 26 जनवरी को। ठीक है, तो 26 जनवरी को क्या चुना गया था? लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी द्वारा 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में चुना गया था। अगला सवाल है कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम की मुख्य विशेषता है। तो उसकी मुख्य विशेषता क्या है? प्रांतों में द्वैध शासन। ठीक है, तो प्रांतों में द्वैध शासन है जो 1919 के भारत सरकार अधिनियम की मुख्य विशेषता है। तो मुख्य विशेषता क्या है? प्रांतों में द्वैध शासन। अगला सवाल है
कि सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख राजनीतिक कारण क्या था? तो वह था डलहौजी की विलय नीति। ठीक है, डलहौजी की विलय नीति है जो सन 1857 के प्रथम स्वतंत्र संग्राम का प्रमुख राजनीतिक कारण था। क्या था? डलहौजी की विलय नीति। अगला सवाल है कि हंटर समिति की नियुक्ति की गई थी। तो यह की गई थी किसके बाद? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर समिति की नियुक्ति की गई थी। किसके बाद की गई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी। अगला सवाल है कि किस स्वतंत्र सेनानी को सर हुरोज ने वीरतम और श्रेष्ठतम कहा है? तो आपको याद रखना है, यह कहा था रानी लक्ष्मीबाई की। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई को सर हुरोज ने वीरतम और श्रेष्ठतम कहा था। किसे कहा था? रानी लक्ष्मीबाई को कहा था। अगला सवाल है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो आपको याद रखना है, यह आया था 1942 को। ठीक है, तो 1942 को क्या आया था? क्रिप्स मिशन है जो भारत आया था। कब आया था? 1942 को आया था। अगला सवाल है कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो आपको याद रखना है, यह की थी नवाब सलीमुल्लाह खां व नवाब आगा खां ने की थी। क्या की थी? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। किसने? नवाब सलीमुल्लाह खां व नवाब आगा खां ने की थी। अगला सवाल है कि 1920 में कांग्रेस ने असहयोग प्रस्ताव कहाँ पर पारित किया था? तो आपको याद रखना है, यह पारित किया था नागपुर में। ठीक है, नागपुर में क्या पारित किया था? तो यह पारित किया था असहयोग प्रस्ताव है जो पारित किया था। कहाँ पर? नागपुर में। और कब किया था? तो यह किया था 1920 ईस्वी में। और किसके द्वारा किया गया था अगर पूछे तो आपको याद रखना है, यह किया गया था कांग्रेस ने किया था। ठीक है, अगला सवाल है कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना है, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू है जो 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजातंत्र के अध्यक्ष थे? प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। तो आपको याद रखना है, वह थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू वह व्यक्ति थे जो 1939 में भारत प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है कि गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कब प्रारंभ किया था? तो आपको याद रखना है, यह प्रारंभ किया था 1940 को। ठीक है, तो 1940 को क्या किया था गांधी जी ने? तो 1940 को गांधी जी ने किया था, गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ किया था। कब? 1940 को किया था। अगला सवाल है कि 1935 का भारत सरकार अधिनियम क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह महत्वपूर्ण है, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, 1935 का भारत सरकार अधिनियम क्यों महत्वपूर्ण है अगर पूछे तो यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। क्या? 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, 1935 का भारत सरकार अधिनियम है जो यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। अगला सवाल है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान नीचे दिए गए वायसराय की पदावधि का सही कालक्रम है। तो आपको याद रखना है, तो सही कालक्रम बताना है। तो इनका सही कालक्रम है, पहले लॉर्ड कर्जन आया। ठीक है, बाद में लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक है, बाद में लॉर्ड मिंटो और लास्ट में आया था लॉर्ड इरविन। ठीक है, ये चारों वायसराय हैं, इनको पदावधि कालक्रमानुसार हो गई, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो वापस से देख लो, ये पहले कौन आया था? लॉर्ड कर्जन आया था। ठीक है, वायसराय के रूप में। फिर आया था लॉर्ड चैम्सफोर्ड, फिर लॉर्ड मिंटो और लास्ट में आया था लॉर्ड इरविन, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। वापस से जूम कर देते हैं। अगला सवाल है कि सुमिलित कीजिए, इसमें भी सुमिलित करना है, सूची 1 को सूची 2 में सुमिलित करना है। तो इसमें पहला है कि श्याम जी कृष्ण वर्मा। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा है जिन्होंने स्थापना की थी इंडियन सोशलिस्ट की। ठीक है, महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी संबंधित है किससे? तो महात्मा गांधी संबंधित है यंग इंडिया से। एनी बेसेंट है जो संबंधित है किससे? तो आपको याद रखना है, एनी बेसेंट संबंधित है कॉमनवेल्थ से। और अरविंद घोष है जो वंदे मातरम से संबंधित है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। वापस से देख लो कि श्याम कृष्ण वर्मा जो संबंधित है इंडियन सोशलिस्ट से, और महात्मा गांधी है जो संबंधित है यंग इंडिया से। एनी बेसेंट है जो संबंधित है कॉमनवेल्थ
कॉमनवेल्थ में, और अरविंद घोष है जो संबंधित है वंदे मातरम में। ठीक है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है कि साइमन कमीशन भारत आया था तो कब आया था, तो आपको याद रखना है यह भारत आया था 1928 को। ठीक है, तो 1928 को क्या आया था भारत, साइमन कमीशन भारत आया था। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह के हथियारों का प्रयोग कहाँ किया था, तो आपको याद रखना है यह किया था दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका में क्या किया था, तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह के हथियारों का प्रयोग है जो किया था। कहाँ पर किया था, तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब गाया गया था, तो आपको याद रखना है यह गाया गया था 27 सितंबर 1911 को। ठीक है, 27 सितंबर 1911 को क्या गाया गया था, तो आपको याद रखना है यह गाया गया था भारत का राष्ट्रीय गान गाया गया था। कब गाया गया था, 27 सितंबर 1911 को गाया गया था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित युग्म नहीं है, तो आपको याद रखना है वह है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कर्जन। ये युग्म है जो गलत युग्म है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस कारण से भगत सिंह और उनके साथियों को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी, तो आपको याद रखना है वह कारण था वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। ठीक है, वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण भगत सिंह और उनके साथियों को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। किसके कारण से, तो वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स हत्या के कारण को फांसी दे दी गई थी। कब दे दी गई थी, अगर एग्जाम पूछे तो आपको याद रखना है यह दे दी गई थी 23 मार्च 1931 को दी थी। अगला सवाल है कि सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था, तो आपको याद रखना है यह हुआ था अमृतसर में। ठीक है, तो अमृतसर में क्या हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ पर, अमृतसर में हुआ था। अगला सवाल है कि हमारा राष्ट्रीय गीत है, तो हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो आपको याद रखना है हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम है जो हमारा राष्ट्रीय गीत है। अगला सवाल है कि भारत का विभाजन किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, तो आपको याद रखना है यह किया गया था माउंटबेटन योजना द्वारा। ठीक है, माउंटबेटन योजना द्वारा भारत का है जो विभाजन किया गया था। किसके द्वारा, माउंटबेटन योजना द्वारा किया गया था। अगला सवाल है कि 1857 के विद्रोह द्वारा हुआ सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन था, तो वह था ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत है जो 1857 के विद्रोह का द्वारा हुआ सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन था। क्या परिवर्तन था, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया था। अगला सवाल है कि नीचे दिए गए आंदोलन का सही अनुक्रम है, तो सही अनुक्रम है स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। ये एकदम सही अनुक्रम है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। वापस देख लो कि पहले स्वदेशी आंदोलन हुआ था, बाद में असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन और लास्ट में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था। ठीक है, अगला सवाल है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्न गवर्नर जनरल के कार्यकाल का सही अनुक्रम क्या है, तो इनका सही अनुक्रम है, पहले था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, बाद में लॉर्ड विलियम बेंटिंक, फिर आया लॉर्ड डलहौजी और लास्ट में था लॉर्ड कैनिंग। यह गवर्नर जनरल के कार्यकाल का सही अनुक्रम है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। वापस से देख लो एक बार कि पहले था कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, फिर आया लॉर्ड विलियम बेंटिंक, फिर लॉर्ड डलहौजी और लास्ट में कौन आया, लॉर्ड कैनिंग। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है यह मनाया जाता है 8 मार्च को। ठीक है, तो अगर पूछे कि 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सचिव थे, तो कौन थे, वह थे A.O. ह्यूम। ठीक है, A.O. ह्यूम है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सचिव थे, कौन, A.O. ह्यूम। अगला सवाल है कि सुमेलित कीजिए, तो सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। ठीक है, तो प्रांतीय द्वैध शासन है जो संबंधित था किससे,
भारत सरकार अधिनियम 1919 से संबंधित था। और संघीय शासन था जो संबंधित था भारत सरकार अधिनियम 1935 से संबंधित था। और सांप्रदायिक निर्वाचन है जो संबंधित था पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम 1909 से संबंधित था। और कंपनी के शासन की समाप्ति था जो संबंधित था भारत सरकार अधिनियम 1858 से संबंधित था। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इसे जूम कर देते हो वापस से। ठीक है, अगला सवाल है कि भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे? तो वह थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन है जो भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला सवाल है कि ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? तो वह थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी है जो ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य थे। कौन? दादा भाई नौरोजी। अगला सवाल है कि महाराष्ट्र में होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो किसने की थी? यह की थी बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में होम रूल लीग की स्थापना की थी। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में बालिकाओं की विवाह योग्य आयु की सीमा को 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष करने का विरोध किया? तो आपको याद रखना है यह किया था किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया? एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में बालिकाओं की विवाह योग्य आयु की सीमा को 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष करने का विरोध किया। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने किया विरोध। अगला सवाल है कि भारत हेतु संवैधानिक सुधारों से संबंधित मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो आपको याद रखना है यह प्रकाशित हुई थी 1919 को। ठीक है, तो 1919 को क्या हुआ था? तो आपको याद रखना है 1919 को हुआ था भारत हेतु संवैधानिक सुधारों से संबंधित मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट है जो 1919 में प्रकाशित हुई थी। अगला सवाल है कि सुभाष चंद्र बोस ने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसे कहा है? तो आपको याद रखना है यह कहा है विवेकानंद को। ठीक है, तो विवेकानंद को क्या कहा है? तो विवेकानंद को सुभाष चंद्र बोस ने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। किसे? विवेकानंद को कहा है। अगला सवाल है कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू की गई? तो आपको याद रखना है यह लागू की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है जो लागू की गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अगला सवाल है कि अंग्रेजी शासन के विरोध में जेल में भूख हड़ताल के कारण शहीद होने वाला भारतीय देशभक्त था। तो वह कौन था? वह था जतिन दास। ठीक है, जतिन दास वह व्यक्ति था जो अंग्रेजी शासन के विरोध में जेल में भूख हड़ताल के कारण शहीद होने वाला भारतीय देशभक्त था। कौन? जतिन दास। अगला सवाल है कि गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि कब लौटाई? तो आपको याद रखना है यह लौटाई थी कब? तो आपको याद रखना है असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने पर। ठीक है, असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने पर गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि है जो लौटाई थी। ठीक है, किस आंदोलन के प्रारंभ होने पर? तो आपको याद रखना है वह आंदोलन है असहयोग आंदोलन के प्रारंभ होने पर। कौन सी उपाधि लौटाई थी? तो आपको याद रखना है वह थी केसरी हिंद की उपाधि। अगला सवाल है कि सिविल सर्विसेज में भारतीयों की भर्ती की उम्र कब घटाकर 21 से 19 कर दी गई थी? तो आपको याद रखना है यह कर दी गई थी 1878 को। ठीक है, 1878 को जो भारतीयों की भर्ती थी जो 21 से घटाकर 19 कर दी गई थी। वापस से प्रश्न पढ़े कि सिविल सर्विसेज में भारतीयों को भर्ती की उम्र कब घटाकर 21 से 19 कर दी गई थी? तो यह कर दी गई थी 1878 में। ठीक है, तो 1878 में क्या कर दिया गया था? सिविल सर्विसेज में भारतीयों की भर्ती की उम्र है जो 21 से घटाकर 19 कर दी गई थी। कब कर दी गई थी? 1878 में कर दी गई थी। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कब और कहाँ से प्रारंभ किया? तो आपको याद रखना है यह किया था चंपारण 1917 में किया था। ठीक है, चंपारण 1917 में गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह है जो प्रारंभ किया था। कहाँ पर किया था? तो चंपारण में किया था। और कब किया था अगर पूछे तो 1917 में किया था। अगला सवाल है कि खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा क्यों दी गई थी? तो यह दी गई थी मुजफ्फर जिला जज की हत्या के प्रयास के लिए। ठीक है, मुजफ्फर जिला जज की हत्या के प्रयास के लिए खुदीराम बोस को है जो फांसी दे दी गई थी।
अगला सवाल है कि किस गवर्नर जनरल के समय में 1857 का स्वाधीनता संग्राम आरंभ हुआ था? तो आपको याद रखना है यह हुआ था कैनिंग के समय में। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 का स्वाधीनता संग्राम है जो आरंभ हुआ था। किसके समय में? तो कैनिंग के समय में हुआ था। अगला सवाल है कि प्राचीन भारतीय इमारतों एवं स्मारकों को सुरक्षित रखने के लिए बहुत से कदम उठाने वाला वायसराय था? तो वह था लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन वह व्यक्ति था जो प्राचीन भारतीय इमारतों एवं स्मारकों को सुरक्षित रखने के लिए बहुत से कदम उठाने वाला वायसराय था। कौन? लॉर्ड कर्जन था। अगला सवाल है कि किस महारानी का भारत में सबसे लंबा शासनकाल रहा? तो आपको याद रखना है यह रहा था विक्टोरिया का। ठीक है, विक्टोरिया का भारत में सबसे लंबा शासनकाल रहा था। किसका? विक्टोरिया का। अगला सवाल है कि अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों का नेता कौन था? तो आपको याद रखना है वह था लाला हरदयाल। ठीक है, लाला हरदयाल था जो अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों का नेता था। कौन? लाला हरदयाल। अगला सवाल है कि अंग्रेज़ों को भारतीय सेना में एनफील्ड राइफल का प्रयोग कब आरंभ हुआ? तो आपको याद रखना है यह हुआ था 1857 में। ठीक है, तो 1857 में क्या हुआ? अंग्रेज़ों की भारतीय सेना में एनफील्ड राइफल का प्रयोग है जो आरंभ हुआ था। कब? 1857 में हुआ था। अगला सवाल है सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। ठीक है, तो इसमें पहले है हरिजन। ठीक है, तो हरिजन जो संबंध था महात्मा गांधी संबंध था। ठीक है, हरिजन पत्रिका थी जो महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित की गई थी। मिरातुल अखबार। ठीक है, मिरातुल अखबार का संपादक था कौन? तो वह था राजा राम मोहन राय। और लास्ट है केसरी। ठीक है, तो केसरी किससे संबंधित था? तो यह संबंधित था बीजी तिलक से। ठीक है, तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वापस से देख लो कि हरिजन पत्रिका के संपादक कौन थे? तो आपको याद रखना है वह थे महात्मा गांधी। मिरातुल अखबार के संपादक कौन थे? तो वह थे राजा राम मोहन राय। और केसरी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो आपको याद रखना है वह थे बीजी तिलक। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन 1857 के स्वाधीनता संग्राम में से संबंधित नहीं थी? तो वह थी अशफाकुल्ला खां। ठीक है, अशफाकुल्ला खां है जो 1857 के स्वाधीनता संग्राम से संबंधित नहीं थी। कौन? अशफाकुल्ला खां। अगला सवाल है कि भारत में झांसी के राज्य को किस नीति के माध्यम से ब्रिटिश शासन का अंग बनाया गया था? तो आपको याद रखना है वह बनाया गया था विलय की नीति से। ठीक है, विलय की नीति के माध्यम से ब्रिटिश शासन का अंग बनाया गया था। किसे? झांसी के राज्य को। ठीक है, भारत में झांसी के राज्य को विलय की नीति के माध्यम से ब्रिटिश शासन का है जो अंग बनाया गया था। किस नीति के माध्यम से? तो आपको याद रखना है वह नीति थी विलय की नीति। अगला सवाल है कि अंग्रेजों के खिलाफ भारत में निम्न में से पहला आंदोलन था? तो वह था स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन है जो अंग्रेजों के खिलाफ भारत में निम्न में से पहला आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था? स्वदेशी आंदोलन। अगला सवाल है कि निम्नलिखित आंदोलन सत्याग्रह को सही कालक्रमानुसार बताइए। तो सही कालक्रमानुसार कौन सा है वो बताना है। तो वह है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, जिसमें चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, रोलेक्ट सत्याग्रह और बारदौली सत्याग्रह है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, वापस से देख लो कि पहले हुआ था चंपारण सत्याग्रह, बाद में हुआ था खेड़ा सत्याग्रह और बाद में हुआ था रोलेक्ट सत्याग्रह और रोलेक्ट सत्याग्रह के बाद हुआ था बारदौली सत्याग्रह। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं था? तो वह था सूर्यसेन। ठीक है, सूर्यसेन वह व्यक्ति था जो काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं था। कौन? सूर्यसेन। अगला सवाल है कि सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल एवं वायसराय था? तो वह था लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन था जो सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल एवं वायसराय था। कौन? लॉर्ड कर्जन। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस पेशवा को इतिहास में नाना साहिब के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है बालाजी बाजीराव को। ठीक है, बालाजी बाजीराव वह थे जिन्हें नाना साहिब के नाम से जाना जाता है। अगर पूछे एग्जाम के नाना साहिब के नाम से किससे जाना जाता है तो आपको याद रखना है यह जाना जाता है बालाजी बाजीराव को। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी ने किस आयोग को दिवालिया बैंक पर
पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो आपको याद रखना है यह कहा था क्रिप्स मिशन आयोग को। ठीक है, क्रिप्स मिशन आयोग को दिवालिया बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक है जो डेटेड चेक कहा था। किसने कहा था? तो आपको याद रखना है यह कहा था महात्मा गांधी ने। किस आयोग को? वह आयोग था क्रिप्स मिशन आयोग का था। और क्या कहा था? दिवालिया बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक कहा था किसने? महात्मा गांधी ने। अगला सवाल है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा दी गई घटनाओं का सही कालक्रमानुसार है? तो कालक्रमानुसार सही कौन सा है वो बताना है आपको। तो वह है अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, शिमला सम्मेलन और कैबिनेट मिशन। ये जो ऑप्शन है ये सही कालक्रमानुसार, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, वापस से देख लो कि सबसे पहले हुआ था अगस्त प्रस्ताव, फिर हुआ था क्रिप्स मिशन, फिर हुआ था शिमला सम्मेलन और लास्ट में हुआ था कैबिनेट मिशन, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है, इसे जूम आउट कर देते हो वापस से, ध्यान से दिखे आपको प्रश्न पूरा। ठीक है, अगला सवाल है कि सम्मिलित कीजिए। तो सम्मिलित करना है सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। ठीक है, तो इसमें माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ यह संबंधित था किससे? गांधी जी से। ठीक है, यह गांधी जी से संबंधित था। अगला है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया यह किससे संबंधित था? तो आपको याद रखना है यह संबंधित था जवाहरलाल नेहरू से। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया तो यह संबंधित था किससे? दादा भाई नौरोजी से। और अगला है गीता रहस्य संबंधित था बीजी तिलक से, बाल गंगाधर तिलक से संबंधित था। ठीक है, वापस से देख लो। ठीक है, वापस से देख लो कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ यह जो रचना थी या यह जो ग्रंथ था यह किसके द्वारा लिखित था? तो यह था किसके द्वारा लिखित? तो आपको याद रखना है यह था गांधी जी द्वारा लिखित ग्रंथ था। और अगला है डिस्कवरी ऑफ इंडिया यह ग्रंथ किसने लिखा था? तो आपको याद रखना है यह लिखा था जवाहरलाल नेहरू ने। अगला है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया यह ग्रंथ किसने लिखा था? तो यह लिखा था दादा भाई नौरोजी ने। और अगला है गीता रहस्य ग्रंथ या गीता रहस्य पुस्तक या कुछ भी कहो तो यह लिखा था किसने? तो यह लिखा था बीजी तिलक ने, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है, इसे वापस से जूम कर देते हैं वापस से। अगला सवाल है कि कांग्रेस ने साइमन कमीशन रिपोर्ट का प्रत्युत्तर किस रूप में दिया? तो आपको याद रखना है यह दिया था नेहरू रिपोर्ट के द्वारा। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट के द्वारा कांग्रेस ने साइमन कमीशन रिपोर्ट का प्रत्युत्तर दिया था। किस रूप में? नेहरू रिपोर्ट के द्वारा। अगला सवाल है कि वंदे मातरम थोड़ा नीचे कर देते हैं। ठीक है, अगला सवाल है कि वंदे मातरम घोष को राष्ट्रीय आंदोलन से घनिष्ठ रूप से जोड़ने वाली घटना थी। तो वह घटना थी बंगाल विभाजन। ठीक है, बंगाल विभाजन वह घटना थी जो वंदे मातरम घोष को राष्ट्रीय आंदोलन से घनिष्ठ रूप से जोड़ने वाली घटना थी। कौन सी? बंगाल का विभाजन। ठीक है, अगला सवाल है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने व कहाँ की थी? तो यह की थी लाला हरदयाल ने। और कहाँ पर की थी? तो सैन फ्रांसिस्को में की थी। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना के बारे में पूछे अगर एग्जाम में तो आपको याद रखना है कि यह स्थापना की थी किसने? लाला हरदयाल ने। और कहाँ पर की थी? तो आपको याद रखना है सैन फ्रांसिस्को में की थी। अगला सवाल है कि खिलाफत आंदोलन को समर्थक दिया था तो किसने दिया था? तो यह दिया था गांधी जी ने। ठीक है, खिलाफत आंदोलन को समर्थन किसने दिया था? तो यह दिया था किसने? गांधी जी ने दिया था। अगला सवाल है कि कांग्रेस के सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था तो किसने किया था? यह किया था तिलक ने। ठीक है, तो तिलक ने क्या किया था? तो तिलक ने किया था कांग्रेस के सूरत विभाजन का नेतृत्व है जो किया था किसने? तिलक ने किया था। अगला सवाल है कि पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो यह जाता है श्रेय लॉर्ड हेस्टिंग्स को। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स को किसका श्रेय जाता है? तो पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय जाता है किस गवर्नर जनरल को? तो आपको याद रखना है वह गवर्नर जनरल है लॉर्ड हेस्टिंग्स। अगला सवाल है कि भारत में स्थानीय स्वशासन लागू करने वाला वायसराय था तो वह वायसराय था लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन वह वायसराय था जो भारत में स्थानीय स्वशासन लागू करने वाला वायसराय था। कौन? लॉर्ड रिपन। अगला सवाल है कि राज्यों के विलीनीकरण का श्रेय है तो किसे श्रेय है? यह है सरदार पटेल को। ठीक है, सरदार पटेल को यह श्रेय दिया जाता है किसका? राज्यों के विलीनीकरण का श्रेय दिया जाता है किसे? सरदार पटेल को दिया जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो आपका
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, जिसमें स्वदेशी आंदोलन सबसे प्रथम है, फिर है साइमन कमीशन आगमन, फिर दांडी मार्च, फिर है व्यक्तिगत सत्याग्रह और बाद में लास्ट में आया भारत छोड़ो आंदोलन। ये आपका निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम अनुसार है। वापस एक बार देख लो कि सबसे पहले हुआ था स्वदेशी आंदोलन, फिर हुआ था साइमन कमीशन आगमन, फिर हुआ था दांडी मार्च, फिर हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह और लास्ट में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, तो वह कौन था? तो वह था चर्चिल, ठीक है, चर्चिल वह था जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। कौन? चर्चिल। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र गांधी जी से संबंधित नहीं है? तो वह है दी स्टेट्समैन, ठीक है, दी स्टेट्समैन है जो गांधी जी से संबंधित समाचार पत्र नहीं था। कौन सा? दी स्टेट्समैन। बाकी हरिजन और यंग इंडिया ये गांधी जी से संबंधित थे, लेकिन दी स्टेट्समैन है जो गांधी जी से संबंधित नहीं था। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है कि कांग्रेस से अलग होकर स्वराज्य दल की स्थापना किस मुद्दे को लेकर हुई? तो आपको याद रखना है यह हुई थी काउंसिल प्रवेश, ठीक है, काउंसिल प्रवेश मुद्दे को लेकर हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? तो यह हुई थी स्वराज्य दल की स्थापना, ठीक है। कांग्रेस से अलग होकर स्वराज्य दल की स्थापना हुई किस मुद्दे को लेकर? अगर पूछे एग्जाम में तो आपको याद रखना है यह हुई थी काउंसिल प्रवेश के मुद्दे को लेकर। अगला सवाल है कि भारत की स्वतंत्र प्राप्ति को नियति से पूर्व निर्धारित मिलन की संज्ञा किसने की? तो आपको याद रखना है यह संज्ञा की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति को नियति से पूर्व निर्धारित मिलन की संज्ञा किसने की? अगर एग्जाम पूछे तो आपको याद रखना है यह की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला सवाल है कि निम्न में से किस पर भारत में किए गए कार्यों के लिए इंग्लैंड में महाभियोग चलाया गया? तो आपको याद रखना है यह चलाया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स पर, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स पर भारत में किए गए कार्यों के लिए इंग्लैंड में महाभियोग चलाया गया था, ठीक है। अगला सवाल है कि गांधी जी ने कौन से आंदोलन को अराजकता का व्याकरण कहा है? तो वह आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को अराजकता का व्याकरण कहा है। किसने? गांधी जी ने कहा है। अगला सवाल है कि सुमेलित कीजिए, तो सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है, ठीक, तो जिसमें राजा राम मोहन राय है, राजा राम मोहन राय जिसकी पत्रिका है कौन सी? तो इसकी पत्रिका है संवाद कौमुदी, ठीक है, और सी सुब्रमण्यम अय्यर है, इनकी पत्रिका है हिंदू। मोतीलाल घोष है, इनकी पत्रिका है अमृत बाजार, और जेम्स अगस्ट हैं जिनकी पत्रिका है बंगाल गजट, ठीक है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। वापस से देख लो कि राजा राम मोहन राय किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है संवाद कौमुदी पत्रिका से, और सी सुब्रमण्यम अय्यर है वह संबंधित है हिंदू पत्रिका से, ठीक है, और मोतीलाल घोष है वह संबंधित है अमृत बाजार पत्रिका से, और जेम्स अगस्टस है वह संबंधित है बंगाल गजट पत्रिका से। इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है? तो आपको याद रखना है यह हुई है लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, ठीक है, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है। अगला सवाल है कि भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब लागू की गई? तो आपको याद रखना है यह लागू की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में भारत में प्रांतीय स्वायत्तता है जो लागू की गई थी। कब? भारत सरकार अधिनियम 1935 में लागू की गई थी। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी की हत्या किस दिन हुई थी? तो यह हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को, ठीक है, तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हो गई थी। कब? 30 जनवरी 1948 को हो गई थी। अगला सवाल है सुमेलित कीजिए, तो सुमेलित करना है अखबार को संपादक में सुमेलित करना है, ठीक है, तो जिसमें बॉम्बे कार्निकल है अखबार जिसके संपादक है कौन? फिरोज शाह मेहता है, ठीक है, और कॉमनवेल्थ है, कॉमनवेल्थ पत्रिका है, इनके संपादक है कौन? एनी बेसेंट, ठीक है, और अगला है लीडर पत्रिका के संपादक है कौन? मदन मोहन मालवीय, और प्रताप पत्रिका के संपादक है द गणेश शंकर विद्यार्थी। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वापस से देख लो कि बॉम्बे कार्निकल के संपादक कौन है? तो इसके संपादक है फिरोज शाह मेहता। कॉमनवेल्थ
कि संस्थापक कौन है, संपादक कौन है, तो आपको याद रखना है इसके संपादक है एनी बेसेंट। लीडर पत्रिका के संपादक कौन है, तो इसके संपादक है मदन मोहन मालवीय। और प्रताप पत्रिका के संपादक कौन है, गणेश शंकर विद्यार्थी। अगला सवाल है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था, तो यह किसने किया था, तो यह किया था अब्दुल कलाम आज़ाद ने। ठीक है, अब्दुल कलाम आज़ाद ने क्या किया था, भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। किसने, अब्दुल कलाम आज़ाद ने। अगला सवाल है कि कांग्रेस व मुस्लिम लीग का लखनऊ में एक ही समय में अधिवेशन कब हुआ, तो आपको याद रखना है यह हुआ था 1916 में। ठीक है, तो 1916 में क्या हुआ था, कांग्रेस व मुस्लिम लीग का लखनऊ में एक ही समय में अधिवेशन हुआ था। कब, 1916 को। अगला सवाल है कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किस निम्नलिखित में से किसने किया था, तो यह किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ठीक है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने क्या किया, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व है जो किया था। किसने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। अगला सवाल है कि निम्न को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें, तो यह करना है, व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहले आया था अपने दांडी मार्च, बाद में आया प्रथम गोलमेज सम्मेलन, फिर आया गांधी इरविन समझौता, फिर सांप्रदायिक पंचाट और लास्ट में आया था पूना पैक्ट। ठीक है, तो इस प्रकार आपका कालक्रमानुसार हो जाएगा और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। वापस से देख लो कि सबसे पहले आया था दांडी मार्च, फिर आया प्रथम गोलमेज सम्मेलन, फिर हुआ गांधी इरविन समझौता हुआ, और फिर हुआ सांप्रदायिक पंचाट, और लास्ट में क्या हुआ था, पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है कि खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था, तो किसने किया था, यह किया था अली बंधुओं शौकत और मोहम्मद अली ने। ठीक है, शौकत और मोहम्मद अली ने किया था क्या, खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बाद बताया था, तो यह बताया था किसने, तो यह बताया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जताया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था। किसने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इसे जूम आउट कर देते हैं। ठीक है, अगला सवाल है कि स्वतंत्रता आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित करना है। ठीक है, तो कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ, तो कब हुआ था, तो यह हुआ था 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, तो 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था, कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव है जो पारित हुआ था। अगला है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है कब, तो यह मनाया जाता है 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, और CR दास फार्मूला संख्या यह हुआ था कब, तो आपको याद रखना है यह हुआ था मार्च 1944 को। शिमला सम्मेलन है यह हुआ था कब, तो शिमला सम्मेलन हुआ था 25 जून 1945 को। और लास्ट है कि अंतरिम सरकार का गठन, तो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था सितंबर 1946 को। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वापस से देख लो कि कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव है जो पारित हुआ था कब हुआ था, तो यह पारित हुआ था 8 अगस्त 1942 को। अगला है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है जो 16 अगस्त 1946 को हुआ था। अगला है कि CR दास फार्मूला संख्या है जो यह हुआ था मार्च 1949 को। और शिमला सम्मेलन है जो हुआ था यह हुआ था 25 जून 1945 को। और लास्ट है कि अंतरिम सरकार का गठन है जो यह हुआ था सितंबर 1946 को। ठीक है, अगला सवाल है, इसे वापस जूम कर देते हैं। अगला सवाल है कि चोरी चौरा घटना कब घटित हुई थी, तो यह हुई थी 1922 को। ठीक है, तो 1922 को क्या हुआ था, तो 1922 को हुआ था चोरी चौरा घटना घटित हुई थी। अगला सवाल है कि भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया है, तो यह ठहराया है लॉर्ड माउंटबेटन ने। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी ठहराया था। किसने, लॉर्ड माउंटबेटन ने। अगला सवाल है कि स्वराज पार्टी का गठन किया था, तो किसने किया था, तो यह किया था CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। अगला सवाल है, इसको जूम कर देते हैं पहले।
ठीक है, तो अगला सवाल है कि सम्मिलित करें, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। ठीक है, जिसमें कांग्रेस का पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव जो पारित हुआ था कब हुआ था, तो यह हुआ था 31 दिसंबर 1929 को। और पूर्ण स्वराज्य दिवस यह हुआ था 26 जनवरी को पारित हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन यह हुआ था कब हुआ था, तो आपको याद रखना है, यह हुआ था 12 नवंबर 1930 को। दांडी मार्च, तो दांडी मार्च हुआ था 12 मार्च 1930 को। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है जो हुआ था आपके 5 सितंबर 1931 को। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, वापस से देख लो कि कांग्रेस का पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव कब हुआ था, तो यह हुआ था 31 दिसंबर 1929 को। पूर्ण स्वराज्य दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 26 जनवरी को। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन यह हुआ था कब, तो यह हुआ था 12 नवंबर 1930 को। दांडी मार्च तो यह हुआ था 12 मार्च 1930 को। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है जो हुआ था 5 सितंबर 1931 को। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि हिंदू महासभा के संस्थापक थे, तो कौन थे, वह थे श्री ओम प्रकाश। ठीक है, श्री ओम प्रकाश है जो हिंदू महासभा के संस्थापक थे। अगला सवाल है कि लाहौर में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया था, तो यह किया था लाला लाजपत राय ने। ठीक है, लाला लाजपत राय ने लाहौर में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व किया था। किसने, लाला लाजपत राय ने। इसको जूम आउट कर देते हैं वापस से। ठीक है, तो अगला सवाल है कि सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। ठीक है, जिसमें वेदों की और लोटो यह संबंधित था किससे, दयानंद सरस्वती से। ठीक है, अगला है कि होम रूल आंदोलन, तो होम रूल आंदोलन संबंधित था किससे, बाल गंगाधर तिलक से। बोधान आंदोलन, तो बोधान आंदोलन था जो संबंधित था किससे, यह संबंधित था आपके विनोबा भावे से। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन जो संबंधित था सैयद अहमद खां से। और लास्ट है खिलाफत आंदोलन जो संबंधित था मोहम्मद शौकत अली से। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, वापस से एक बार देख लो कि वेदों की और लोटो यह जो नारा था यह किसने दिया था, तो दयानंद सरस्वती दिया था। ठीक है, होम रूल आंदोलन था यह संबंधित था किससे, बाल गंगाधर तिलक से। बुद्धान आंदोलन था जो संबंधित था विनोबा भावे से। अलीगढ़ आंदोलन था जो संबंधित था आपके सैयद अहमद खां से। और खिलाफत आंदोलन था जो संबंधित था मोहम्मद शौकत अली से। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। वापस इसको जूम कर देते हैं। अगला सवाल है कि हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में सत्यमेव जयते किस स्थान पर अंकित हैं, तो आपको याद रखना है यह अंकित है सबसे नीचे। ठीक है, तो सबसे नीचे क्या अंकित है, सत्यमेव जयते। कहाँ पर, राष्ट्रीय चिन्ह में। ठीक है, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में सत्यमेव जयते किस स्थान पर अंकित है, अगर पूछे एग्जाम में तो आपको याद रखना है सबसे नीचे अंकित है। अगला सवाल है कि प्रथम बार स्वदेशी आंदोलन कब भारत में आरंभ हुआ, तो आपको याद रखना है यह हुआ था बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन में। ठीक है, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन में प्रथम बार स्वदेशी आंदोलन भारत में आरंभ हुआ था कब, तो आपको याद रखना है यह हुआ था बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन में प्रारंभ हुआ था या आरंभ हुआ था। ठीक है, अगला सवाल है कि गांधी जी का दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था, तो आपको याद रखना है यह संबंधित था सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था क्या, गांधी जी का दांडी मार्च। ठीक है, गांधी जी का दांडी मार्च है जो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया, तो आपको याद रखना है यह किया था स्वराज दल ने। ठीक है, स्वराज दल ने भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार है जो सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था किसने, स्वराज दल ने। अगला सवाल है कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था, तो किसने किया था, यह किया था श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। ठीक है, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था। किसने किया था, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। अगला सवाल है कि लोकमान्य के नाम से प्रसिद्ध थे, तो वह थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक है जो लोकमान्य के नाम से भी प्रसिद्ध थे। कौन, बाल गंगाधर तिलक। अगला सवाल है कि साइमन कमीशन विरोधी प्रदर्शन के दौरान लाहौर में पुलिस लाठीचार्ज में घायल हुए नेता थे, तो वह नेता कौन थे, वह थे लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय
वह नेता थे जो साइमन कमीशन विरोधी प्रदर्शन के दौरान लाहौर में पुलिस लाठीचार्ज में घायल हुए थे। कौन? लाला लाजपत राय। अगला सवाल है कि भारत के स्वतंत्र संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रमानुसार बताइए, कौन सा है? तो आपको याद रखना है वह है चोरा चोरी कांड, स्वराज पार्टी का गठन, साइमन कमीशन और गांधी इरविन समझौता। ये आपका काल क्रमानुसार है और इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, वापस से देख लो कि सबसे पहले हुआ था चोरा चोरी कांड, बाद में हुआ था स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, फिर हुआ था साइमन कमीशन और फिर हुआ था गांधी इरविन समझौता। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है कि किसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? तो आपको याद रखना है यह लिया था B.R. अम्बेडकर ने। ठीक है, B.R. अम्बेडकर ने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। किसने लिया था? तो यह लिया था B.R. अम्बेडकर ने। अगला सवाल है कि एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है मनीला में। ठीक है, तो मनीला में क्या स्थित है? एशियन विकास बैंक का मुख्यालय जो स्थित है कहाँ पर? मनीला में। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक श्री A.O. ह्यूम सेवानिवृत्त होने से पूर्व किस जिले के कलेक्टर रहे? तो यह रहे थे इटावा के। ठीक है, इटावा के कलेक्टर रहे थे कौन? A.O. ह्यूम। ठीक है, A.O. ह्यूम है जो राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक हैं, जो सेवानिवृत्त होने से पहले इटावा जिले के कलेक्टर थे। किस जिले के कलेक्टर थे? तो आपको याद रखना है इटावा जिले के कलेक्टर थे कौन? श्री A.O. ह्यूम। अगला सवाल है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा ICS परीक्षा भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित की गई? तो आपको याद रखना है यह आयोजित की गई थी 1923 में। ठीक है, तो 1923 में क्या किया गया? ब्रिटिश सरकार द्वारा ICS परीक्षा भारत में सर्वप्रथम आयोजित की गई। कहाँ पर? कब की गई? 1923 में की गई। कहाँ पर की गई? तो भारत में। अगला सवाल है कि भारत में स्वतंत्र संग्राम के संदर्भ में निम्न का सही कालानुक्रम है। तो कालक्रम बताना है सही। तो सही कालक्रम है आपका, पहले है पाकिस्तान प्रस्ताव आया। ठीक है, फिर आया अगस्त प्रस्ताव, फिर आया क्रिप्स मिशन योजना, फिर आई वेवेल योजना और बाद में लास्ट में आया कैबिनेट मिशन योजना। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। वापस से देख लो कालक्रम, वापस से देख लो कि पहले आया था पाकिस्तान प्रस्ताव आया था, फिर हुआ अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, फिर हुआ था क्रिप्स मिशन योजना, फिर हुई वेवेल योजना और लास्ट में हुआ कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए उत्तरदायी था? तो आपको याद रखना है वह था माउंटबेटन घोषणा। ठीक है, माउंटबेटन घोषणा है जो 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए उत्तरदायी था। कौन था? माउंटबेटन घोषणा। अगला सवाल है कि सन 1780 में भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो वह है बंगाल गजट। ठीक है, बंगाल गजट वह समाचार पत्र है जो सन 1780 में भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र है। कौन सा? बंगाल गजट। अगला सवाल है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1905 को। ठीक है, तो 1905 को क्या हुआ था? तो 1905 को हुआ था बंगाल विभाजन हुआ था। अगला सवाल है कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं। तो कौन लेखक है? वह है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं जो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं। कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला सवाल है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित युग्म बताना है। तो इसमें सही सुमेलित युग्म है रेगुलेटिंग एक्ट हेस्टिंग्स और दूसरा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और लिटन। ये दोनों जो युग्म है एकदम सही है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि इंडियन पॉलिटिक्स सिंस द म्यूटिनी के लेखक कौन हैं? तो वह है K.M. पनिकर। ठीक है, K.M. पनिकर है जो इंडियन पॉलिटिक्स सिंस द म्यूटिनी के लेखक है। कौन? K.M. पनिकर। अगला सवाल है कि कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेखक कौन है? तो वह है B. पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, B. पट्टाभी
सीतारामैया है जो कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेखक है कौन? पट्टाभी सीतारामैया। इसको वापस जूम आउट कर देते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो सही सम्मिलित नहीं है वह है जिन्ना और खिलाफत आंदोलन। ठीक है, जिन्ना खिलाफत आंदोलन है जो गलत युग्म है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वापस इसे जूम कर देते हैं। तो अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो वह है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1932। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1932 है जो एकदम गलत युग्म है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है कि सन 1856 में अवध को ब्रिटिश शासन में किस आधार पर मिलाया गया? तो आपको याद रखना है यह मिलाया गया था कुशासन तथा प्रशासकीय अनियमितताएं। ठीक है, कुशासन तथा प्रशासकीय अनियमितताएं। सन 1856 में अवध को ब्रिटिश शासन में किस आधार पर मिलाया गया? अगर यह प्रश्न पूछा गया तो यह मिलाया गया था कुशासन तथा प्रशासकीय अनियमितताएं के आधार पर मिलाया गया था। क्या मिलाया गया था? 1856 में अवध को ब्रिटिश शासन में मिलाया गया था। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया? तो यह शुरू किया था दांडी से। ठीक है, दांडी से शुरू किया था। क्या किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था। और कब किया था? तो 1930 में किया था। और किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। तो इसे जूम आउट कर देते हैं पहले। अगला है कि सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। ठीक है, तो जिसमें ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जिसकी स्थापना की थी किसने? दादा भाई नौरोजी ने इसकी स्थापना की थी। और दूसरा है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिराव गोविंद राव ने की थी। ठीक है, और अगला है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी जिसकी स्थापना की थी किसने? तो इसकी स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। और तत्वबोधिनी समाज है जिसकी स्थापना की थी किसने? तो इसकी स्थापना की थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने। और लास्ट है कि इंडियन एसोसिएशन। तो इंडियन एसोसिएशन है जिसकी स्थापना की थी आनंद मोहन बोस ने। ठीक है, आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, वापस से देख लो कि इंडियन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी दादा भाई नौरोजी ने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी ज्योतिराव गोविंद राव फूले ने की थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला है कि तत्वबोधिनी समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने। और लास्ट है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो आपको याद रखना है इसकी स्थापना की थी आनंद मोहन बोस ने। वापस इसको जूम कर देते हैं। अगला सवाल है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा एवं जीता था वह थे? तो वह कौन थे? वह थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी वह प्रथम भारतीय थे जिन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव है जो लड़ा एवं जीता था। वह कौन थे? वह थे दादा भाई नौरोजी। अगला सवाल है कि किस आंदोलन के द्वारा महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? तो वह आंदोलन था चंपारण आंदोलन। ठीक है, चंपारण आंदोलन के द्वारा महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था। ठीक है, अगला सवाल है कि बारदोली सत्याग्रह के दौरान बम्बई प्रेसिडेंट का गवर्नर था? तो वह था लेस्ली विल्सन। ठीक है, लेस्ली विल्सन है जो बारदोली सत्याग्रह के दौरान बम्बई प्रेसिडेंसी का गवर्नर था। कौन? लेस्ली विल्सन। अगला सवाल है कि अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा लागू होने से स्वतंत्रता संग्राम में मदद मिली? तो यह मिली थी अखिल भारतीय राष्ट्रीयता के विकास एवं प्रोत्साहन को बढ़ाने में मदद मिली थी। ठीक है, क्या प्रश्न है कि अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा लागू होने से स्वतंत्रता संग्राम में मदद मिली? किसे मदद मिली? तो अखिल भारतीय राष्ट्रीयता के विकास एवं प्रोत्साहन बढ़ाने में मदद मिली। अगला सवाल है कि खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य था तुर्की व खलीफा के हितों का संरक्षण करना। ठीक है, तुर्की व खलीफा के हितों का संरक्षण करना खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य था। अगला सवाल है कि 1937 के चुनाव के पश्चात निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस सरकार नहीं बनी? तो आपको याद रखना है
वह नहीं बनी बंगाल प्रांत में, ठीक है। बंगाल प्रांत में कांग्रेस सरकार नहीं बनी, ठीक है। कब नहीं बनी? 1937 के चुनाव के पश्चात बंगाल प्रांत में कांग्रेस सरकार नहीं बनी। कब नहीं बनी? 1937 के चुनाव के पश्चात, ठीक है। और किस प्रांत में अगर पूछे तो आपको याद रखना है, वह प्रांत है बंगाल प्रांत में। अगला सवाल है कि 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया? तो आपको याद रखना है, यह फहराया था जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला सवाल है कि जलियांवाला बाग नरसंहार के समय वायसराय कौन था? तो वह था लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ठीक है। लॉर्ड चैम्सफोर्ड है जो जलियांवाला बाग नरसंहार के समय वायसराय था। कौन? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अगला सवाल है कि स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ है जो कब किया गया? तो इसका प्रारंभ किया गया था 1905 को, ठीक है। तो 1905 को क्या किया गया था? स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ किया गया था कब? 1905 को। अगला सवाल है कि तिलक और एनी बेसेंट द्वारा गठित होम रूल लीगों को मिला दिया गया था। तो कब मिला दिया गया था? तो यह मिला दिया गया था 1918 में, ठीक है। 1918 में तिलक और एनी बेसेंट द्वारा गठित होम रूल लीगों को मिला दिया गया था। कब मिला दिया गया था? तो आपको याद रखना है, यह मिला दिया गया था 1918 में। अगला सवाल है कि वेवेल योजना कब प्रस्तुत की गई? तो वेवेल योजना प्रस्तुत की गई थी 1945 में, ठीक है। तो 1945 में क्या हुआ था? वेवेल योजना प्रस्तुत की गई थी। अगला सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ हुआ था। तो कब हुआ था? तो यह हुआ था अगस्त 1942 में, ठीक है। अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का है जो प्रारंभ हुआ था। अगला सवाल है कि कांग्रेस में गरम दलवादियों ने कब पुनः प्रवेश किया? तो आपको याद रखना है, यह प्रवेश किया था 1916 में, ठीक है। तो 1916 में कांग्रेस में गरम दलवादियों ने पुनः प्रवेश किया था। कब किया था? 1916 में। अगला सवाल है कि 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया? तो आपको याद रखना है, यह बनाया था जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप किसने बनाया था? अगर पूछे एग्जाम में तो आपको याद रखना है, यह बनाया था जवाहरलाल नेहरू ने। अगला सवाल है कि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन क्या हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था, ठीक है। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था, ठीक है। तो आपको याद रखना है, और यह अधिवेशन हुआ कब था? तो आपको याद रखना 1916 को हुआ था। अगला सवाल है कि ब्रिटिश शासन के दौरान प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल कब बने? तो आपको याद रखना है, यह बने थे 1937 में, ठीक है। 1937 में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल बने थे। कब? 1937 में। अगला सवाल है कि डॉक्टर एनी बेसेंट किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है, वह संबंधित है थियोसॉफिकल सोसाइटी से, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी से डॉक्टर एनी बेसेंट संबंधित है। किससे? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित है। अगला सवाल है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वह थे सी राजगोपालाचारी, ठीक है। सी राजगोपालाचारी हैं जो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। कौन? सी राजगोपालाचारी। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो यह स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में, ठीक है। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कब? 1885 ईस्वी में। अगला सवाल है कि भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस दल की सरकार सत्ता में थी? तो यह थी लेबर पार्टी की, ठीक है। लेबर पार्टी भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी दल की सरकार है जो सत्ता में थी। किस पार्टी की? तो लेबर पार्टी की। अगला सवाल है कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है जो संविधान सभा का अध्यक्ष था। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो वह थे A.O. ह्यूम, ठीक है। A.O. ह्यूम है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। कौन? A.O. ह्यूम। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे W.C. बनर्जी, ठीक है। W.C. बनर्जी हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
प्रथम अध्यक्ष थे? कौन थे? WC बनर्जी। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, तो कौन थी? वह थी एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कौन थी? एनी बेसेंट। अगला सवाल है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वह थी सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू है जो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। कौन? सरोजनी नायडू। अगला सवाल है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कब पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित हुआ? तो आपको याद रखना है, यह हुआ था लाहौर अधिवेशन 1929 में। ठीक है, लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य है जो घोषित हुआ था। कब हुआ था? 1929 में। और किस अधिवेशन में? तो आपको याद रखना है, वह अधिवेशन है लाहौर अधिवेशन में। अगला सवाल है कि किस अधिवेशन में और कब कांग्रेस 2 गुटों में विभक्त हो गई? तो आपको याद रखना है, यह हो गई थी सूरत अधिवेशन में और यह हुई थी 1907 में। ठीक है, सूरत अधिवेशन के 1907 में कांग्रेस 2 गुटों में विभाजित हो गई थी। अगला सवाल है कि कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो वह था जॉर्ज एंड्रयूल। ठीक है, जॉर्ज एंड्रयूल है जो कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था। कौन? जॉर्ज एंड्रयूल। अगला सवाल है कि बंगाल विभाजन के लिए उत्तरदायी कौन था? तो बंगाल विभाजन के लिए उत्तरदायी था लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन है जो बंगाल विभाजन के लिए उत्तरदायी था। कौन? लॉर्ड कर्जन। अगला सवाल है कि जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। अगला सवाल है कि जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी कौन था? तो वह था जनरल डायर। ठीक है, जनरल डायर है जो जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी था। कौन था? जनरल डायर। अगला सवाल है कि गांधी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गांधी जी का जन्म हुआ था पोरबंदर में। ठीक है, पोरबंदर में हुआ था किसका जन्म? तो आपको याद रखना है, पोरबंदर में जन्म हुआ था किसका? गांधी जी का। और अगला सवाल है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला सवाल है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल ने। ठीक है, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। किसने? लाला हरदयाल ने। अगला सवाल है कि लौह पुरुष के नाम से विख्यात हैं। तो लौह पुरुष के नाम से विख्यात कौन है? तो आपको याद रखना है, वह है वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल है जो लौह पुरुष के नाम से विख्यात हैं। अगला सवाल है कि बारडोली सत्याग्रह का संचालन किसने किया? तो यह किया था सरदार पटेल ने। ठीक है, सरदार पटेल ने बारडोली सत्याग्रह का है जो संचालन किया था। किसने? सरदार पटेल ने। अगला सवाल है कि सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के सफल संचालन के बाद मिली? तो आपको याद रखना है, यह मिली थी बारडोली आंदोलन में। ठीक है, बारडोली आंदोलन के सफल संचालन के बाद मिली। किसको उपाधि मिली? तो सरदार पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। किस आंदोलन के सफल होने के पश्चात? तो आपको याद रखना है, वह आंदोलन था बारडोली आंदोलन के पश्चात। अगला सवाल है कि सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसने प्रदान की? तो यह उपाधि प्रदान की थी महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने सरदार पटेल को सरदार की उपाधि है जो प्रदान की थी। किसने? महात्मा गांधी ने। अगला सवाल है कि भारतीय बिस्मार्क कौन माना जाता है? तो भारतीय बिस्मार्क माना जाता है सरदार पटेल। ठीक है, सरदार पटेल वह व्यक्ति है जिसे भारतीय बिस्मार्क के नाम से भी जाना जाता है। किसे? सरदार पटेल को। अगला सवाल है कि भारतीय एकीकरण का श्रेय किसको प्राप्त है? तो यह प्राप्त है सरदार पटेल को। ठीक है, सरदार पटेल को भारतीय एकीकरण का श्रेय है जो प्राप्त है। अगला सवाल है कि करो या मरो का नारा किसने व कब दिया? तो आपको याद रखना है, यह दिया था महात्मा गांधी ने और दिया था कब? अगस्त 1942 को। ठीक है, अगस्त 1942 को करो या मरो का नारा दिया था। और किसने दिया था? तो आपको याद रखना है, यह दिया था महात्मा गांधी ने। अगला सवाल है कि गांधी जी दक्षिणी
अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो आपको याद रखना है यह लौटे थे 1915 को। ठीक है, 1915 को दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटे थे कौन? गांधी जी। ठीक है, कब लौटे थे? तो 1915 को लौटे थे। अगला सवाल है कि भारतीय विदेश नीति का निर्माता कौन है? तो भारतीय विदेश नीति का निर्माता है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू है जो भारतीय विदेश नीति का निर्माता है। अगला सवाल है कि भारत गणतंत्र कब बना? तो भारत गणतंत्र बना था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को भारत है जो गणतंत्र बन गया था। अगला सवाल है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने व कब किया? तो इसका गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने और यह किया था 1939 को। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और कब किया था अगर पूछे तो आपको याद रखना है यह किया था 1939 को। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा दिया था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। अगला सवाल है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का उद्घोष किया था। तो किसने किया था? इसका उद्घोष किया था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसने कहा था? तो यह कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला सवाल है कि केसरी तथा मराठा समाचार पत्र किसने निकाले? तो यह समाचार पत्र निकाले थे बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक ने कौन से समाचार पत्र निकाले? तो आपको याद रखना है यह निकाले थे एक केसरी और एक मराठा। ठीक है, ये दोनों समाचार पत्र है जो बाल गंगाधर तिलक द्वारा निकाले गए थे। अगला सवाल है कि बाल गंगाधर तिलक का निधन कब हुआ था? तो इनका निधन हुआ था 1920 में। ठीक है, तो 1920 में किनका निधन हुआ था? बाल गंगाधर तिलक का निधन हुआ था। अगला सवाल है कि गीता रहस्य पुस्तक के लेखक है? तो इसके लेखक है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक है जो गीता रहस्य पुस्तक के लेखक है। कौन? बाल गंगाधर तिलक। अगला सवाल है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूँगा यह सिंह तर्जना करने वाले थे? तो यह थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह किसने कहा था? तो यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। अगला सवाल है कि भारतीय असंतोष का जनक निम्न में से किसको कहा जाता है? तो यह कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है? भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता है किसे? बाल गंगाधर तिलक को। अगला सवाल है कि लाल बाल पाल कौन थे या कौन है? तो आपको याद रखना है वह है उपयुक्त तीनों लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों हैं जो लाल बाल पाल है। ठीक है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला सवाल है कि जय जवान जय किसान का उद्घोष किसने किया? तो इसका उद्घोष किया था लाल बहादुर शास्त्री ने। ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री ने क्या कहा था? जय जवान जय किसान का उद्घोष किया था। किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला सवाल है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है यह उद्घोष किसने किया? तो यह उद्घोष किया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। ठीक है, तो राम प्रसाद बिस्मिल ने क्या उद्घोष किया था? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है यह कथन कहा था किसने? राम प्रसाद बिस्मिल ने। अगला सवाल है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसका था? तो यह नारा था 1857 के क्रांतिकारियों का। ठीक है, 1857 के क्रांतिकारियों का नारा था क्या? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। अगला सवाल है कि शिक्षा प्रतीक्षा कर सकती है स्वराज नहीं यह कथन किसका है? तो यह कथन है CR दास का। ठीक है, तो CR दास का कथन कौन सा था? अगर एग्जाम में पूछे तो आपको याद रखना है CR दास का कथन था शिक्षा प्रतीक्षा कर सकती है लेकिन स्वराज नहीं। अगला सवाल है कि तिलक भारतीय राष्ट्रवाद के पिता थे यह कथन किस विचारक का है? तो यह कथन है जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू का कथन कौन सा है? तिलक भारतीय राष्ट्रवाद के पिता थे यह कथन है जवाहरलाल नेहरू का। अगला सवाल है कि लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष था GV मालवंकर। ठीक है, GV मालवंकर हैं जो लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष था। कौन? GV मालवंकर। अगला सवाल है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? तो यह लिया था भाग महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से भाग लिया था। किसने? महात्मा गांधी ने। अगला सवाल है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन
कहाँ आयोजित हुए थे? तो यह आयोजित हुए थे लंदन में। ठीक है, तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे ये तीनों हुए थे कहाँ पर? लंदन में हुए थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला और आज का अंतिम सवाल है कि हैदराबाद के विलय हेतु भारतीय सैन्य अभियान था, तो वह था ऑपरेशन पोलो। ठीक है, ऑपरेशन पोलो है जो हैदराबाद के विलय हेतु भारतीय सैन्य अभियान था। ठीक है, हैदराबाद के विलय हेतु भारतीय सैन्य अभियान था कौन सा? ऑपरेशन पोलो। और इसकी व्याख्या है कि भारतीय सेना के इस ऑपरेशन के बाद 1 नवंबर 1948 को हैदराबाद के निज़ाम ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को बनाने में 1 महीने से भी ऊपर लगा है, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और धन्यवाद।